हाई लव यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज हम अपने टारगेट 2500 MCQs में थर्ड पार्ट को देखेंगे, जहाँ पे हमने 20 अनदर इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए असेंबल किए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू 60। चलें शुरुआत करते हैं आज की आपकी क्लास फ्रॉम MCQ क्वेश्चन नंबर 41। The question is, the Indian Financial System Code IFSE is an alphanumeric code that uniquely identify a bank branch participating in the two main electronic fund settlement system in India. IFSC code consists of how many alphanumeric code? तो जाने कि IFSC जो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड है ये 11 अल्फान्यूमेरिक कोड होते हैं, है ना। कुछ ऐसे फिनेंशियल कोड हैं जैसे IFSC, MICR, सैन नंबर, है ना, CVV नंबर, स्विफ्ट कोड। तो ये सारे जो है UTR कोड, ये सारे का जो अल्फान्यूमेरिक कोड है, कितने अल्फान्यूमेरिक का होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो सो दिस IFSC इज ऑफ अल्फान्यूमेरिक कोड। फर्स्ट 4 जो होते हैं वो आपके अल्फ़ा होते हैं, जैसे लिखा होगा SBIN। फिफ्थ इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0, तो ये हो गया 4, ये हो गया फिफ्थ। और लास्ट 6 डिजिट जो होता है वो रिप्रेजेंटिंग ब्रांच ऑफ द बैंक। तो ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक होते हैं। 11 अल्फान्यूमेरिक का होता है। फर्स्ट 4 अल्फ़ा फॉलोड बाय फिफ्थ इज ऑलवेज 0 एंड लास्ट 6 डिजिट रिप्रेजेंटिंग ब्रांच ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड ऑन पेमेंट बैंक लाइसेंस? देखिए 2015 ईस्वी में आपकी 2 नई टाइप की पेमेंट बैंकों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। एक को हमने बोला था स्मॉल बैंक और दूसरे को हमने बोला था पेमेंट बैंक, है ना। तो दोनों का लगभग समानता ये था कि स्मॉल बैंक में सबसे बड़ी जो प्लेयर थी वो आपकी 10 प्लेयर थी और पेमेंट बैंक में 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस RBI के द्वारा दिया गया था। तो ये जो कहा गया कि भाई ये पेमेंट बैंक होनी चाहिए, ये रूरल सबर्बन एरिया में होनी चाहिए, जिसमें जिस कमिटी के रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कमिटी थी नचिकेत मोर कमिटी। और जिस कमिटी के रिकमेंडेशन पे स्मॉल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उस कमिटी का नाम था उषा थोराट कमिटी। उस समय वो डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI थी। तो उनके रिकमेंडेशन के आधार, उनके कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पे हमने स्मॉल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो दीज 2 कमिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट as far as small and payment bank is concerned. IPPB ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये बड़ा पेमेंट बैंक है आपके इंडिया में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है सरफेसी एक्ट 2002 रिलेटेड टू। देखिए सरफेसी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें ये प्रावधान दिया गया कि आप बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, मीन्स बैंक बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के किसी भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है, उसको नीलाम कर सकती है, ऑक्शन में डाल सकती है ना। पहले क्या था, जो भी आपकी अचल संपत्ति है ना, उसका वो अगर मॉर्गेज में है तो कोर्ट से पहले परमिशन लेना पड़ता था, फिर जाके उस पर हम जो भी अपना मतलब बैंक का सिंबल है, फिजिकल या सिंबॉलिक पोजीशन करते थे वो करते थे। बट 2002 में एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें बैंक को ही ये राइट दे दिए गए कि आप अपने लोन को आपने अगर लोन दिया है किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के आधार पे, तो उस प्रॉपर्टी को आप खुद ही नीलाम या फिर जब्त कर सकते हैं। सरफेसी का जो फुल फॉर्म है इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आंसर इज रिकवरी ऑफ बैड लोन, है ना। तो बैड लोन बेसिकली वो लोन जो हमने मॉर्गेज करके किसी प्रॉपर्टी को दिया है। जैसे बहुत सारे ऐसे आपके टर्म हैं जिसके आधार पे हम चीज़ों को अपने पास गिरवी रखते हैं, चाहे वो मॉर्गेज हो, सिर्फ आपकी वो हाइपोथिकेशन हो, प्लेज हो, लीन हो, असाइनमेंट हो, तो इसमें से मॉर्गेज ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 NDTL फुल फॉर्म इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट कितनी है ना। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कासा, है ना, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट का मतलब है FDs एंड RDs, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को मिला दें तो यही हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, क्योंकि हमारी जो डिपॉजिट है वो बैंक के नज़रिए से क्या है, तो लायबिलिटी होती है। इसका आंसर डिमांड और टाइम, और बैंक के नज़रिए से टाइमलिटी। दिस इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ NDTL। क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखते हैं। कह रहा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR इज ए डिजिट कोड is used mainly by the banking industry to ease the processing and clearance of check
and other document. The first three digit represent the MICR, जिसका फुल फॉर्म हमने कहा है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ये 9 अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो चेक के नीचे आपके सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है, जिसमें फर्स्ट 3 डिजिट आपके सिटी को रिप्रेजेंट करता है, फॉलोड बाय बैंक, फॉलोड बाय ब्रांच। तो यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट 3 डिजिट, तो आंसर इज सिटी। जो भी जिप कोड होती है आपकी सिटी की, जैसे मुंबई का जिप कोड शुरुआत होता है 400001, तो यहाँ पे मुंबई में जो भी बैंक के द्वारा चेक इशू किए होंगे उनके MICR की जो पहली 3 डिजिट होगी वो 400 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? ए सेविंग बैंक एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव इनएक्टिव इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट फॉर ओवर द पीरियड ऑफ। तो वैसे अकाउंट जो ओवर द पीरियड ऑफ 2 years नो डेबिट नो क्रेडिट होते हैं, such accounts are called inoperative dormant account। तो यहाँ पे आंसर is D, 2 years is right। इन CDR, देखिए ये CDR में पूछ रहा है R का फुल फॉर्म। तो CDR के बेसिकली 2 फुल फॉर्म सही आप मायने में जान सकते हैं कि 2 फुल फॉर्म होते हैं। एक को हम कहते हैं कैश डिपॉजिट रेशियो, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कहीं भी कैश का ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसका आंसर थोड़े दूसरे नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा, और दूसरा नज़रिया ये है कि सीरिया का दूसरा फुल फॉर्म कहता है कॉरपोरेट डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन, है ना, रिकंस्ट्रक्टिंग। तो वहाँ पे कॉरपोरेट डेब्ट रिकंस्ट्रक्टिंग में हम आपके रीस्ट्रक्चरिंग में टिक लगा सकते हैं कि दिस वुड बी द राइट फुल फॉर्म, दैट इज कॉरपोरेट डेब्ट आपकी रीस्ट्रक्चरिंग, राइट। तो यहाँ पे दोनों फुल फॉर्म आपको जहन में लेकर चलना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपके ऑप्शन होंगे वहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन FD। तो FD के लिए जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज 1000 रुपीज़। तो ये आप याद रखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट का कोई भी बार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ वन इज नॉट सेटिस्फाइड विद डिसीजन पास बाय बैंकिंग एम्बर्समेंट ही कैन अप्रोच टू एपीलेट अथॉरिटी टू हुम। देखिए बैंकिंग एम्बर्समेंट वो फिनेंशियल कोड था जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया था, बार बार हमारे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। बैंकिंग एम्बर्समेंट की एक क्वेश्चन आपके MCQ में जरूर रहती है। तो यहाँ पे अगर बैंकिंग एम्बर्समेंट ने कोई डिसीजन दिया और उससे बैंक या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो दे कैन अप्रोच टू द एपीलिएट अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग एम्बर्समेंट एंड द एपीलिएट अथॉरिटी इज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। द आंसर इज कोलकाता। द आंसर इज सॉरी नॉट कोलकाता, इट्स मुंबई। जो फिनेंशियल कैपिटल है वो आपकी हेडक्वार्टर है NIIF की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कहता है यूनो विच इज द ऐप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनो। द फुल फॉर्म इज यू ओनली, है ना, नीड वन। SBI ये कहती है कि आपके पास अगर ये ऐप है तो आपको किसी दूसरे डिजिटल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे वो सर्विसेज अवेलेबल है जो रिक्वायर्ड है एक कस्टमर के लिए। दैट इज कॉल्ड यू ओनली नीड वन इज द ऐप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो देखिए स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन है जिस कंडीशन में रिसेशन होते हैं आफ्टर इन्फ्लेशन। तो आप ये भी मान के चल सकते हैं कि रिसेशन और इन्फ्लेशन अगर दोनों एक साथ साथ एक ही एंगल से आप देखेंगे, दोनों अगर मौजूद होती है तो हम कहते हैं वो जो कंडीशन है वो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन होती है। बेसिकली स्टैगफ्लेशन इज अ कंडीशन इन विच स्लो इकोनॉमिक जो इकोनॉमी होता है वो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो वैसी कंडीशन जहाँ पे दोनों चीज़ होगी, बेसिकली ये आपकी स्टैगफ्लेशन जो है एक और जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वहीं दूसरी ओर इन्फ्लेशन भी होती है। तो ये आपका जो ऑप्शन है दैट इज इन्फ्लेशन आफ्टर डिफ्लेशन, वो आप इस पर टिक मार्क कर सकते हैं। इन्फ्लेशन आफ्टर डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू सेल इंडियन गोल्ड कॉइन। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट नहीं है, जो है जिसने सेल किया है उसका नाम आपको जानना है। दैट इज आपकी फॉरेन बैंक है फेडरल बैंक। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू कमर्शियल पेपर फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड। तो कमर्शियल पेपर
कौन इशू कर सकता है? कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड बाय कॉर्पोरेट ऑल्सो, प्राइमरी डीलर्स ऑल्सो, FIs ऑल्सो, है ना। तो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, तो ये सब इंपॉर्टेंट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। कौन इशू कर सकता है, कब इशू कर सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन और स्टडी लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन डिडक्शन अंडर 80E इज अवेलेबल फॉर। तो आप जाने कि वैसा इंटरेस्ट जो एजुकेशन लोन पे अप्लाई होता है उसे हम आपके इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं, उससे इंटरेस्ट रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80E अप टू 8 ईयर्स, है ना। तो अगर एजुकेशन लोन लिया है तो वहाँ से 8 साल तक ही हम ये इंटरेस्ट रिबेट ले सकते हैं, नॉट मोर देन 8 ईयर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCCB? दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 57 कहता है, विच इज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ RRB? देखिए, RRB का अगर रेगुलेटर कहा जाए तो आंसर इज डायरेक्टली नाबार्ड, इफ क्वेश्चन इज रेगुलेटर। लेकिन अगर सुपरविजन कहा जा रहा है तो आंसर इज नॉट डायरेक्टली नाबार्ड, आंसर वुड बी RBI एंड नाबार्ड बोथ। तो ऑप्शन ई को आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर स्पष्ट मैंने दोनों बातें बता दिया है कि व्हेन नाबार्ड एंड RBI बोथ। Question number 58, which of the following article is of the Indian Constitution is money bill related? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल है, जैसे भारतीय संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं, उसमें से कौन सा आर्टिकल कहता है धन विधेयक के बारे में? तो मनी बिल कैन बी रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 110। दिस मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वही डिसाइड कर सकते हैं दिस मनी इज ओनली मनी बिल और नॉट। तो मनी बिल का डिसीजन जो है ये भी आपके लोकसभा के स्पीकर का होता है, लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 110। आपकी इंडिया की जो दो इकाई है, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा इज अपर असेंबली, हाउएवर लोकसभा इज लोअर असेंबली। ठीक है, तो लोकसभा का जो टेन्योर होता है 5 ईयर्स का होता है, राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है। लोकसभा इज आपकी लोकसभा कैन बी डिसॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर प्रधानमंत्री रिजाइन करते हैं तो। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट्स अ परमानेंट असेंबली, है ना, वाओवर लोकसभा इज टेम्पोररी असेंबली। चलिए, ये हमने बता दिया। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QSAM? ये पहले भी हमने देखा है। QSAM जो आधार कार्ड के सीडिंग का स्टेटस होता है उसके लिए जो पोर्टल हम यूज करते हैं, दैट इज QSAM। द आंसर इज क्वेरी सर्विस आधार मैपर, दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है C ऑप्शन पे। लास्ट क्वेश्चन आपके इस पार्ट में लिया है, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ, है ना। तो NHB इज सब्सिडरी ऑफ द रेगुलेटर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पार्ट में इतनी बात हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अनदर 20 इंपॉर्टेंट MCQ हम देखते हैं। इफ यू आर न्यू, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।